जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई ऐसे विधानसभा जहां पर चुनावी सरगर्मी काफी तेजी से देखी जा रही है। आज जिस विधानसभा के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो विधानसभा है ढाका। ढाका विधानसभा काफी सुर्खियों में है। ढाका विधानसभा की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। आखिर ढाका विधानसभा में ऐसा कौन कैंडिडेट आ गया है जो पूरा सुर्खियों में ढाका विधानसभा रह रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ढाका विधानसभा का जो पिछला 3 चुनाव जो बीत गया है उसमें क्या रिजल्ट रहा है, इसके ऊपर बात भी करेंगे। 2010, 2015, 2020 का जो ढाका विधानसभा का चुनाव का परिणाम हुआ वो क्या हुआ है, इसमें भी जो है कि बड़ा दिलचस्प आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ढाका विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कहता है, कौन जाति का कितना % वोट है, इसके ऊपर भी आपको जब सारी चीज विस्तार रूप से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन पार्टी इस बार मजबूत आने की दावेदारी वहां पे पेश कर रही है। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर ढाका विधानसभा का चर्चा बिहार में, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तमाम आने की राज्यों में ढाका विधानसभा की चर्चा हो रही है। आखिर क्या है ढाका विधानसभा में, तो दरअसल बात यहां यह है कि AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, वो अपने पार्टी का कैंडिडेट का घोषणा ढाका विधानसभा में कर दिए हैं। और जो ढाका विधानसभा में कैंडिडेट का घोषणा किए हैं, लोगों का जो दिल में और मन में जो चला करता था असदुद्दीन अवैसी को लेकर, उससे भाई आने की परे है। वहां का कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह को घोषित किया गया। अब राणा रणजीत सिंह, ये भाई सभी को हजम नहीं हुआ कि आखिर AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि इस पार्टी का नाम को ही लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज लोगों में होता है एक धड़े में, और एक धड़े जो है भाई इस पार्टी को अपना काफी जो है कि करीब और अपने मतलब मन और दिल में जो है कि बड़ा संजोग कर रखा हुआ है। और ये पार्टी जिसका पार्टी के नाम में है मुस्लिमीन है, वो पार्टी राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया। इसी बात को लेकर काफी सुर्खियां मतलब होने लगी है ढाका विधानसभा का। लेकिन यहां पर जो बात असदुद्दीन अवैसी साहब दिखाए हैं वो ये दिखाए हैं कि भाई जो आपकी सोच है ना, जो आप सोचते हैं इस पार्टी को लेकर, ये पार्टी ऐसी नहीं है। ये पार्टी हर तबके, हर आने के लोगों के लिए ये पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। बस आप आइए तो मैं आपको सर पे बैठाऊंगा। ये बात तो हमेशा जो है कि असदुद्दीन अवैसी अपने कई मंचों से इस बात को कहे कि आप आइए हमारे यहाँ, आप आइए इस पार्टी में, मैं आपको अपने सर पे बैठा के रखूंगा। लेकिन यहां पर इस बात को जो समझे वो राणा रणजीत सिंह समझे कि एक संविधान की बात करने वाले एक बैरिस्टर जो काफी जो है कि तेज तर्रार, काफी जो है कि तर्कपूर्ण बात अपनी रखने के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए इन्हीं के पार्टी में जो है कि हम चलते और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और वो विधानसभा का ऐलान कर दिया काफी दमखम के साथ, जो है कि वो चुनाव का अभी जो है कि बिगुल फूंक दिए हैं और काफी दमखम के साथ जो है कि पेश भी आ रहे हैं। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार कहा नहीं जा सकता है कि ढाका विधानसभा में क्या होने वाला है। हो सकता है कि AIMIM भी बाजी मार सकती है। अब कैसे मार सकती है, तो सारा समीकरण को आप जो है कि समझिए। चलिए चलते हैं और ये भी देखते हैं कि ढाका विधानसभा में टोटल जो है कि 17 बार विधानसभा का वहां चुनाव हुआ है। अब 17 चुनाव हुआ है, जिसमें से जो है कि सबसे ज्यादा किसी पार्टी को सफलता मिली ये 17 टाइम में, तो वो है कांग्रेस को 6 बार आने की सफलता मिली। लेकिन 1985 तक, 1985 के बाद कांग्रेस जो है कि जद्दोजहद में रही है भाई। उसके बावजूद भी वो जो है कि एक भी सीट कभी भी जो है कि ढाका विधानसभा नहीं जीता 1985 के बाद। उसके बाद आप देखेंगे तो बीजेपी 5 टाइम जो है वो आपका ढाका विधानसभा जीती हुई है। उसके बाद आरजेडी महज 2 टाइम। अब चलिए यहीं पर चलते हैं। अब आरजेडी 2 टाइम, अगर आप 2010, 2015 और 2020 की अगर बात करें तो यहां पर एक समीकरण देखने को मिलता है। और समीकरण ये कहता है कि ढाका विधानसभा जो है कि 2010 में जब ढाका विधानसभा का चुनाव हुआ तो बड़ा दिलचस्प रहा। दिलचस्प ये रहा कि वहां पर जो यानी कि 2010 में जो कैंडिडेट जीते थे वो निर्दलीय थे। और निर्दलीय होने के बावजूद भी वो चुनाव अच्छी खासी मार्जिन से जीते। हालांकि टफ था, हालांकि जो है कि बड़ा टसन जो है कि उसमें था। और वो आपका जो जीता हुआ कैंडिडेट 2010 में थे, जो निर्दलीय के रूप में जीते थे, वो थे आपका पवन कुमार जायसवाल। जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। मन में अपना थोड़ा सा इस बात को रखिएगा कि जायसवाल वर्ण समाज मतलब वैश्य समाज में आते हैं। उसके बाद आगे जो है कि 2015 की अगर बात करें तो 2015 में
आरजेडी बाजी मारती है, यानी कि जायसवाल को हराकर आरजेडी जो है वो क्या होती है कि भाई चुनाव जीत जाती है ढाका विधानसभा 2015 में। और जो कैंडिडेट जीता हुआ उस कैंडिडेट का नाम है फैजल रहमान। फैजल रहमान जो है कि चुनाव जीत गए। अब जब 20 की बात होती है, बात समझिएगा, 20 में वो जो इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे थे पवन कुमार जायसवाल, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। 2020 में आरजेडी से जो उस समय का विनिंग कैंडिडेट थे, मतलब सिटिंग कैंडिडेट थे फैसल अहमद यानी कि फैजल रहमान, वो फैजल रहमान भी जो है कि आरजेडी के कैंडिडेट। अब यहां पर देखिएगा कि दोनों में काफी टसन चलता है, टसन यानी कि काफी जो है कि एक मतलब कंटेस्ट बहुत तगड़ा था। और उसमें जो है कि बीजेपी का कैंडिडेट पवन कुमार जायसवाल जीत जाते हैं। लेकिन 2020 में, भाई याद रखिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूं, 2020 में AIMIM ढाका विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है। अब ढाका विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है, आरजेडी चुनाव हार गई। लेकिन इस बार अगर आरजेडी का कुछ ऐसा होता है तो भाई जानते क्या है, फिर ये जितने भी मतलब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो कह देंगे कि भाई कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी आया था, भाई यहां से चुनाव लड़ा, वो हमको हरा दिया। तो सवाल है उन सेकुलर पार्टियों से कि 2020 में कौन असदुद्दीन अवैसी आके जो है कि भाई आपका मतलब ढाका विधानसभा से चुनाव लड़े थे? नहीं लड़े थे। उसके बावजूद भी आप चुनाव हारे हैं। और वहां पे बीजेपी जो है कि चुनाव जीती है। पवन कुमार जायसवाल जो है कि अभी जो सिटिंग विधायक हैं। तो ये रोना मत रोइए, ये रोना जो हमेशा रोते हैं ना, बड़ा जो है कि एक मतलब सोचने का विषय बन जाता है कि इस तरह का रोना हमेशा रोया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है कि असदुद्दीन अवैसी आए और जो है कि भाई यहाँ पर चुनाव जो है कि लड़े और उसी की वजह से हम हार गए। तो भाई 20 में तो वो नहीं लड़े, 20 में अगर वो लड़े होते तो आप कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलिए और ये भी देखते हैं कि आगे यहां पर ये कहता है कि ढाका विधानसभा में जो जातीय समीकरण दिखाता है कौन जाति का कितना % वोट है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि SC वो लगभग 10% है, वहां पर उनकी आबादी है, वोटर हैं। उसके बाद जो मुस्लिम समाज यानी कि MD जिसको बोलेंगे वो 32% है। गौर करते जाइएगा मैं जो कह रहा हूं, 32% है। यादव 6.5% है, बस 6.5% है उनकी वोट। जो M और Y का समीकरण का खेला चलता है, ये बात आप समझ सकते हैं। राजपूत 2.5 से 3% है, भूमिहार 1.5 से 2% है, ब्राह्मण 5 से 5.5% है, कोयरी जो है 5 से 5.5% है, कुर्मी 4% से 5% है। वैश्य समाज, अब वैश्य समाज जो है वो आपका 13 से 14% है। आप समझिएगा, ये पवन कुमार जायसवाल 2010 में निर्दलीय मतलब रूप में चुनाव लड़ते, वो चुनाव जीत गए ढाका विधानसभा से। अब ढाका विधानसभा से निर्दलीय जीत गए, तो भाई ढाका विधानसभा में वैश्य समाज की जो वोट है वो आपका 13 से 14% है। अब जिस समाज का 13 से 14% वोट है वो अपना वोट को एक जगह रख लिया। अब जो है कि बाकी मतलब सामान्य जो जाति के लोग हैं उनका वोट वो ले लिया, भाई निर्दलीय वो जीत गए। अब ये सारा समीकरण को देखते हुए बीजेपी जो है वो पवन कुमार जायसवाल को अपने पाला में ले आया भाई 2015 से ही। लेकिन 2015 में पवन कुमार जायसवाल हार गए। उसके बाद 2020 में जो है पवन कुमार जायसवाल फिर जो है बीजेपी से जीतते हैं और अभी जो है वर्तमान में है। अब यहां पर देखिए, अगर राणा रणजीत सिंह अगर 32% जो है कि आपका मुस्लिम समाज का वोट है, अगर इसको अपने पाले में लाने का अगर वो काफी प्रयास करते हैं और अपने समाज राजपूत समाज का अगर कुछ जो है कि वोट वो एक्वायर करते हैं और एक तरफ जो है कि जन स्वराज कोई ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो सेंधमारी कर सकती है, तो यहां पर ये तय है कि राणा रणजीत सिंह जो है कि भाई चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बशर्ते डिपेंड करता है 32% जो मुस्लिम समाज है कि वो किधर जाना चाहेंगे। क्योंकि देखिए हमेशा तो जो है कि एक डर सताया जाता है कि भाई फलाने को देंगे तो फलाना जीत जाएगा, ढिमकाने को देंगे तो ढिमकाना जीत जाएगा। और ये जो मतलब मुस्लिम समाज है, ये समाज जो है कि किसी को चुनाव जीतने और हराने के लिए ही पैदा हुआ है भाई, अपने खुद जीतने के लिए नहीं हुआ है। तो खैर देखिए क्या होता है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा वहां का विधानसभा का चुनाव देखने में। क्योंकि ढाका विधानसभा जो है कि चंपारण सत्याग्रह का एक स्थान भी कहा जाता है। वही चंपारण सत्याग्रह जिस सत्याग्रह गांधी जी जो है कि भाई बिहार से स्टार्ट किए थे, जो उनका पहला जो है कि सत्याग्रह था।
वहां पर किसानों के लिए वो जो है कि भाई सत्याग्रह किए थे। हालांकि एक चीज मैं और बताना आप लोगों को चाहूंगा, राणा रंजीत सिंह जो है लोकसभा सीट से वो जो है कि चुनाव लड़े हैं AIMIM से। बहुत कुछ उनको जो है कि वोट नहीं मिला है, महज 11-12 हजार वोट ही पूरे लोकसभा में मिला उनको। लेकिन उसके बावजूद भी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो राणा रंजीत सिंह को मतलब अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट सबसे पहले किए किसी मंच के माध्यम से। और ये काफी जो है कि दिलचस्प है कि जिस तरफ से असदुद्दीन अवैसी को जो है कि लोग जिस नजरिया से देखते हैं भाई उसका वो अलग है। आप उनको समझने में बहुत आपको जो है कि वक्त लगेगा। एक ऐसे इंसान जो बैरिस्टर है, काफी तेज तर्रार, जब वो अपनी बात को रखते हैं तो भाई तर्क से रखते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो असदुद्दीन अवैसी का दीवाना हर आने की समाज के लोग हो गए हैं। पहले तो कोई खास समाज जो है कि उनकी दीवानगी थी, लेकिन उनकी जो है कि दीवानगी में इजाफा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से वो पाकिस्तान को लेकर मुखर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़े, मतलब एब्रोड के पटल पर जिस तरीके से पाकिस्तान को धोए हैं, वो काफी जो है कि सुर्खियों में रहे। अगर ऑपरेशन सिंदूर में किसी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ पूरे भारत में तो AIMIM का यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रमुख असदुद्दीन अवैसी है उनका जो है कि काफी ज्यादा तारीफ हुई। अभी वर्तमान में एक बात और वो कर दी है कि भाई भारत सरकार से और जो है कि BCCI से एक सवाल कर बैठे कि आखिर पाकिस्तान से हम मैच कैसे खेलेंगे। मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसका बिल्कुल जो है कि विरोध हूं कि पाकिस्तान के साथ जो है कि हम मैच नहीं खेलेंगे। अगर जब तक जो है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान जो है कि अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, तब तक जो है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। एक तरफ युद्ध, एक तरफ उनका जो है कि आतंक जो है सारी बात होगी, और भाई एक तरफ हम क्रिकेट खेलेंगे, ये कतई नहीं होगा। यहां भी जो है ना असदुद्दीन अवैसी काफी लोगों का दिल जीत रहे, हर समाज हर तबके का लोगों का। और ये जो राणा रंजीत सिंह को जो टिकट दे दी है ना बिहार में, ये काफी जो है कारगर है। वो बताना चाहते हैं कि जो नजरिया से आप हमें देखते हैं भाई अपना नजरिया बदलो। इंसान जो है ना काफी जो है कि ऊंचा है, वो राष्ट्र के प्रति काफी जो है कि एक्टिव रहते हैं, राष्ट्र के प्रति काफी जो है कि बेहतर सोच रखते हैं। ये है। अब आगे क्या होता है ढाका विधानसभा में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि ढाका विधानसभा का परिणाम क्या होगा। क्या राणा रंजीत सिंह जो है कि चुनाव जीतेंगे, या फिर पवन कुमार जायसवाल जो है कि फिर से जो है कि पुनः जो है कि चुनाव बीजेपी से वो जीतेंगे, या फिर जो 2015 में फैसल रहमान जो है कि नहीं जीत पाए, क्या RJD फिर से जो है कि फैसल रहमान पे जो है उम्मीद जताएंगे, फिर से भरोसा करेंगे और टिकट उसी को देकर क्या इस बार फैसल रहमान ही चुनाव जीतेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।